नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 29 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर का आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबका सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि महंगे ऋण से तात्पर्य उस धन से है जिसे प्राप्त करना निम्न कारणों से कठिन हो जाता है। तो हो जाएगा उच्च ब्याज दर से। देखिए, महंगी ऋण नीति केंद्रीय बैंक के द्वारा एक मौद्रिक नीति को संदर्भित करती है। मांग पर अंकुश लगाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक उच्च ब्याज दरें निर्धारित करता है ताकि आम जनता को ऋण आसानी से उपलब्ध न हो। महंगे ऋण से तात्पर्य उस धन से है जिसे असामान्य रूप से उच्च ब्याज दरों के कारण प्राप्त करना कठिन होता है। उसके बाद जान लीजिए कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बाजार दरें जो होता है वो अधिक होने पर लोग बचत करना पसंद करते हैं और दरें कम होने पर खर्च करना या फिर उधार लेना क्या होता है पसंद करते हैं इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये करा गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। वह इसके पहले महानिदेशक भी बने थे। सर अलेक्जेंडर कनिंघम बंगाल इंजीनियर ग्रुप के एक ब्रिटिश सेना से इंजीनियर थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 में भारत सरकार के द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता के नवनिर्मित पद पर नियुक्त किया गया था। उसके जान लीजिए कि ASI मतलब किसके देखें ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी एक भारतीय सरकारी एजेंसी भी है। ASI जो है वो हमारे देश में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण और संरक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहा कि दिसंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया था? तो ये रोहित जैन को किया गया था। देखिए, रोहित जैन को 11 दिसंबर 2020 में RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ED में पदोन्नत होने से पहले वह पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। कार्यकारी निदेशक के रूप में श्री जैन पर्यवेक्षण विभाग विश्लेषण और वैधता मूल्यांकन की देखभाल करेंगे। उसके बाद जान लीजिए कि श्री जैन के पास वाणिज्य में मास्टर डिग्री और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री है। इसके अलावा उन्होंने बैंकिंग जोखिम और विनियमन में अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र, भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट और प्रमाणित बैंक सहित व्यावसायिक योग्यताएं अर्जित की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या है कि भारत में निम्न में से किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था केरल राज्य में। देखिए, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को 1989 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भारत के चुनाव आयोग के द्वारा विकसित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो उपयोग है पहली बार अक्टूबर 2005 के स्थानीय चुनाव के दौरान एस्टोनिया में किया गया था। उसके बाद चलिए जान लेते हैं यहाँ पे क्या है कि एस्टोनिया जो है वोट डालने के साधन के रूप में इंटरनेट का उपयोग करके कानूनी रूप से बाध्यकारी आम चुनाव कराने वाला पहला देश बन गया था। EVM, देखिए EVM का फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो EVM का जो उपयोग है वो पहली बार 1982 में केरल के उत्तरी परवूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में सीमित संख्या में मतदान केंद्रों के लिए किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था कब? 2001 ईस्वी को। देखिए, संयुक्त राष्ट्र और उसके महासचिव कोफी अन्नान को बेहतर संगठित और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2001 में एक संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र और महासचिव के रूप में कोफी अन्नान ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर सरकारी संगठन है। उसके बाद जान लीजिए कि इसका घोषित उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना और राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का केंद्र बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या है कि सीमा सड़क संगठन किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। देखिए, सीमा सड़क संगठन यानी किसका होता है? BRO होता है, ठीक है, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है। यह भारत सशस्त्र बलों को सहायता प्रदान करता है और अब इसका एक हिस्सा भी है। BRO भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्रवत पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। पहले सीमा सड़क संगठन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता था
अब यह पूरी तरह से रक्षा मंत्रालय के द्वारा नियंत्रित है। उसके बाद जान लीजिए कि सीमा सड़क महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने कठिन इलाकों के क्षेत्रों में पहुंच में सुधार किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या है कि आवर्त सारणी में किसी समूह के नीचे जाने के साथ उसका कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो यहाँ पे कौन सा गुण नहीं बदलेगा, तो यहाँ पे देखिए संयोजकता ये नहीं बदलेगा, ठीक है, बाकी ये तीनों यहाँ पे बदल जाएगा। देखिए संयोजकता, संयोजकता किसी तत्व की संयोजन शक्ति होती है। आवर्त सारणी के एक ही समूह के तत्वों की संयोजकता समान होती है। किसी तत्व की संयोजकता इस बात से संबंधित होती है कि बाहरी आवरण में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। किसी समूह में नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। एक समूह के सभी तत्व समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि उदाहरण के लिए समूह एक के सभी तत्वों की जो संयोजकता है वो एक के बराबर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या है, मेची नदी किस नदी का सहायक नदी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जो मेची नदी है ना, ये है महानंदा नदी का सहायक नदी। देखिए मेची नदी नेपाल और भारत से होकर बहने वाली एक सीमा पार नदी है। यह महानंदा नदी की एक सहायक नदी भी है। कोसी मेची नदी जोध परियोजना को हाल ही में केंद्र के द्वारा मंजूरी दे दिया गया है, जो बिहार के सीमांचल क्षेत्र में जीवन का एक बड़ा पट्टा प्रदान करता है। यह जो प्रोजेक्ट है वो 4900 करोड़ का है। यह परियोजना एक हरित परियोजना भी है। उसके बाद क्या है कि इसके पर्यावरण अनुमोदन नोट में कहा गया है कि इस परियोजना में आबादी का कोई भी विस्थापन नहीं है और किसी भी वन भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। यह परियोजना न केवल उत्तर बिहार को बार बार आने वाले बाढ़ के खतरे से राहत दिलाती है, बल्कि 2.14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई भी प्रदान करती है। यह मध्य प्रदेश की बेन बेतवा के बाद दूसरी बड़ी नदी जोध परियोजना भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा नृत्य रूप उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा, तब देखिए गौर, ये जो गौर है ना ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है, यही यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे घूमर ये राजस्थान का हो जाएगा, लावनी महाराष्ट्र का हो जाएगा, डांडिया जो है ये आपका गुजरात का हो जाएगा। गौर मारिया नृत्य छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार पर किया जाता है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है और माना जाता है कि यह अन्य नृत्यों की तुलना में अधिक आनंद के साथ किया जाता है। गौर नृत्य मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। गौर नृत्य दक्षिण बस्तर के सींगा मादिया या फिर ताला गुर्दा मादिया में लोकप्रिय है। पुरुष सिर पर डोरीदार कोरियों और मोर के पंखों से सजी टोपी पहनते हैं और नृत्य स्थल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या, अगस्त 2019 में किस देश में अपने पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को हिरासत केंद्र में भेज दिया गया है। तो ये कहाँ के हैं, तो जगह मालदीव्स की। देखिए मालदीव के एक पूर्व उपराष्ट्रपति जिन्हें सरकारी धन के कथित गबन के मामले में पूछताछ से बचने के लिए पड़ोसी देश भारत में भागने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, को देश लौटने के बाद मालदीव के एक हिरासत केंद्र में ले गया गया है। भारत ने पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को प्रवेश देने से इनकार भी कर दिया था। मालदीव पुलिस ने बाद में पुष्टि किया कि उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे हिंद महासागर के देश में लौटा दिया गया है। अदीब को मालदीव के राजधानी माले लाया गया। उन्होंने उसके बाद क्या किया कि धुनीधु हिरासत केंद्र में ले लिया गया। पुलिस के अनुसार अदालत में लंबित मामलों के कारण अदीब का पासपोर्ट अदालत के आदेश से जब्त कर लिया गया था। वह हाल ही में भ्रष्टाचार और आतंकवाद के आरोपों में 33 साल की जेल की सजा से मुक्त हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिसंबर 2020 में किस देश को मुद्रा हेरफेरकर्ता का लेवल दिया है। तो ये किस देश को दिया है, तो देखिए ये वियतनाम देश को मिला है। देखिए करेंसी मैनिपुलेटर संयुक्त राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा लागू एक पदनाम है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राजकोष विभाग के रूप में प्राधिकारी है। इसका उद्देश्य उन देशों के लिए है जो अनुचित मुद्रा प्रथाओं में संलग्न हैं, ताकि उन्होंने व्यापार लाभ मिल सके। ऐसी प्रथाएं मुद्रा हस्तक्षेप या फिर मौद्रिक नीति हो सकती है। उसके बाद जान लीजिए कि इस प्रथा में एक केंद्रीय बैंक घरेलू मुद्रा के बदले में विदेशी मुद्रा खरीदता या फिर बेचता है। उनका इरादा विनिमय दर और वाणिज्यिक नीति को प्रभावित करने का था। दिसंबर 2020 में ट्रंप प्रशासन ने स्विट्जरलैंड और वियतनाम को मुद्रा हेरफेरकर्ता के रूप में नामित किया है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कि ब्रेड को फूलने के लिए उसमें कौन सा सामग्री डाला जाता है। तो ये ईस्ट डाला जाता है, ठीक है, ईस्ट। देखिए ईस्ट का जो उपयोग है वो ज़्यादातर पके हुए माल और मादक पेय पदार्थों के निर्माण में करा जाता है। ईस्ट का उपयोग भोजन के उत्पादन में किण्वन और खमरीकरण के लिए किया जाता है। जैसे ही वे शर्करा का उपभोग करते हैं, कवक, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ईस्ट कोशिकाओं का जो आकार है वो 3 से 5 माइक्रोन तक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन धर्म सभा के संस्थापक थे। तो ये कौन थे, तो यहाँ पे देखिए राधाकांत देव थे।
देखिए धर्म सभा का गठन 1830 में राधाकांत देव के द्वारा कोलकाता में किया गया था। संगठन की जो स्थापना है वो मुख्य रूप से चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलनों का मुकाबला करने के लिए किया गया था। इसका नेतृत्व राजा राम मोहन राय और हेनरी डरेजियो जैसे नायकों ने किया था। राधाकांत देव ने हमेशा हिंदुओं के बीच शिक्षा, विशेषकर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय रुचि दिखाई है। उसके बाद जान लीजिए कि उन्होंने महिला शिक्षा की भी वकालत किया है। राधाकांत देव 1817 में कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी और 1818 में कोलकाता स्कूल सोसाइटी की स्थापना और गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो ये ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील देश। देखिए ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। उदाहरण के लिए ऐसा माना जाता है कि 2016 में अकेले ब्राजील में 25,95,000 मीट्रिक टन कॉफी बीन्स का उत्पादन हुआ था। और 1671 में लिखी गई एक कहानी के अनुसार कॉफी की खोज सबसे पहले 9वीं शताब्दी के इथोपियाई बकरी चराने वाले गॉल्डी ने किया था। आधुनिक पेय के रूप में कॉफी पीने का जो सबसे पहला विश्वसनीय साक्ष्य आधुनिक यमन में 15वीं शताब्दी के मध्य में सूफी दरगाह में मिलता है, जहां कॉफी के बीजों को पहली बार भुना गया था और वर्तमान विधियों के समान तरीके से इसे बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या, निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसे लीचिंग के मामले में अंकुश लगाने के लिए कानून पारित किया था? तो हो जाएगा मणिपुर स्टेट हो जाएगा। देखिए लींच कानून को निष्पक्ष सुनवाई के बिना कथित अपराधों या फिर दुष्कर्मों के लिए लोगों को दंडित करने की प्रथा के रूप में परिभाषित किया गया है। पिछले 3 महीनों में लगभग सभी लीचिंग संस्थानों पर बच्चों के अपहरण की कोई भी रिपोर्ट नहीं की गई थी। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने लीचिंग के अपराध को संबोधित करने के लिए कानून का मसौदा तैयार करते समय केंद्र और राज्य सरकारों को पालन करने के निर्देश जारी किए और इसे भेद तंत्र का भयानक कृत्य बताया। उसके बाद जान लीजिए कि मणिपुर कानून सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्थापित नियमों का पालन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में देवी मतलब किस देवी की कांस्य से प्रतिकृति के साथ नगद पुरस्कार शामिल है? तो ये हो जाएगा सरस्वती देवी की। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार हर साल एक लेखक को साहित्य में महान योगदान के सम्मान में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो भारत का सर्वोच्च और सबसे पुराना साहित्यिक सम्मान भी है। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन प्रति वर्ष भारतीय लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करता है। 2021 और 2020 में सबसे हालिया ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजी और असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर थे। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या है कि पोटर लोई किस राज्य की दुल्हनों के द्वारा पहनी जाने वाली दुल्हन की पोशाक है? तो ये कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा मणिपुर का। देखिए इनाफी शरीर के ऊपरी हिस्से पर लपेटी गई एक नाजुक मलमल के शॉल, कठोर बेलनाकार स्कर्ट, एक शर्ट, कमर के चारों ओर एक बुनी हुई बेल्ट और पोट लोई सभी पहनावे में शामिल होता है। पोट लोई एक परिधान है जिसमें सेक्वीन और दर्पण से सजाए गए भारी कपड़े होते हैं। मेई दिंगू, चेतांग, खोमा या फिर महाराजा भाग्यचंद्र ने पोशाक के रूप में पोर्ट लुई का आविष्कार किया है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहा कि एल्युमिनियम की सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया ताकि इसे संक्षारण से बचाया जा सके क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहते हैं? इसे एनोडीकरण कहते हैं। देखिए एनोडीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोलाइट स्नान में एनोड के रूप में एल्युमिनियम का उपयोग कराया गया था। जब एनोडीकरण टैंक के अंदर एक कैथोड रखा जाता है और माध्यम में इसके माध्यम से करंट पहुंचाया जाता है। एनोडीकरण की विद्युत रासायनिक प्रक्रिया धातु की सतह को एक आकर्षक दीर्घकालिक संक्षारण प्रतिरोधी एनोडिक ऑक्साइड परत में परिवर्तित कर देता है। एनोड का निर्माण घटक और एक दुर्बल अम्ल विलयन का उपयोग करके किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कहा है कि गठिया जड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हथियारों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? ये कहाँ पर स्थित है? ये मथुरा शहर में स्थित है। देखिए कोई भी तकनीक जिसमें अलग अलग शारीरिक समस्याओं के इलाज के लिए जल का उपयोग किया जाता है उसे हाइड्रोथेरेपी के रूप में जाना जाता है। घर पर गर्म पानी से स्नान करना जल चिकित्सा का एक रूप हो सकता है। हाइड्रोथेरेपी बीमारी के इलाज और दर्द से राहत के लिए पानी का उपयोग करने की पद्धति है। यह वन्य जीव जो है वो SOS के साथ हाथी संरक्षण एवं देखभाल केंद्र के निकट खुलता है, जो इस समय 20 बचाए गए हथियारों का एक घर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहा कि डाक विभाग ने सितंबर 2020 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए नामक एक योजना शुरू की है। देखिए कौन सा सेवा शुरू किया है? ये क्या है? 5 स्टार गाँव। ठीक है, 5 स्टार गाँव सेवा शुरू किया है। देखिए कार्यक्रम का जो उद्देश्य है विशेष रूप से ग्रामीण आंतरिक क्षेत्रों में डाक वस्तुओं और सेवाओं के लिए सार्वजनिक ज्ञान और पहुंच की कमी को दूर करना होता है।
5 ग्रामीण डाक सेवकों का एक समूह जिन्होंने डाक विभाग के सभी सामानों और बचत और बीमा कार्यक्रमों के विपणन के लिए एक गांव दिया जाएगा, इसे पूरा करेगा। डाक कार्यक्रम अत्यधिक सुरक्षित, जामा और कम जोखिम के साथ पर्याप्त ब्याज रिटर्न की पेशकश के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कहा कि मुझे खड़े होने की जगह दो और मैं दुनिया हिला दूंगा, यह शब्द किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा था? तो ये कहा था किसने? आर्किमिडीज ने। देखिए, अपने आविष्कारों और वैज्ञानिक खोजों के लिए आर्किमिडीज काफी प्रसिद्ध थे। आर्किमिडीज का जो पेंच और आर्किमिडीज का जो उत्प्लावन सिद्धांत, इनमें से दो सबसे प्रसिद्ध थे। आर्किमिडीज ने पाया कि एक गोले का जो आयतन होता है वो एक 3 से विभाजित सिलेंडर के आयतन के बराबर होता है। गणित और विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण आर्किमिडीज को गणित का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा? ये जो है NH3। देखिए, किसी भी प्रकार की वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक या फिर नाइट्रिक अम्ल जैसे अम्लीय तत्व होते हैं और गीले या सूखे रूप में वायुमंडल से पृथ्वी पर गिरती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। उद्योग के द्वारा उत्पादित अमोनिया का 80% उपयोग कृषि में उर्वरक के रूप में किया जाता है। अमोनिया, जिसे अक्सर NH3 के नाम से जाना जाता है, एक रंगहीन, बदबूदार, संकुचित, अत्यधिक घुलनशील गैसीय रसायन है जो आमतौर पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सीधे संलयन से बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कहा कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने मनाया था? तो किसने मनाया था? ये मुस्लिम लीग ने। देखिए, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया था। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का जो उद्देश्य है वो कानूनी तरीके से नहीं तो हिंसक तरीकों से पाकिस्तान पर कब्जा करना था। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा किया था कि हमारे पास या तो एक विभाजित भारत होगा या फिर एक नष्ट भारत होगा। डायरेक्ट एक्शन डे, जिसे 1946 कलकत्ता हत्याओं के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत कोलकाता में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगों का दिन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या है कि नवंबर 2015 से किस भारतीय योजना को सभी कर योग्य उत्पादों पर लगाई गई 0.5% उपकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है? तो किसके द्वारा होगा? स्वच्छ भारत अभियान के तहत। देखिए, इस दृष्टिकोण को पंख देने के लिए भारत सरकार ने स्वच्छ भारत पहल को वित्त पोषित करने के लिए सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5% का स्वच्छ भारत उपकर नामक कर शुरू किया है। स्वच्छ भारत उपकर सहित सेवा कर की दर जो है 14.50% है। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान या फिर स्वच्छ भारत मिशन खुले में शौच को खत्म करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए 2014 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है। उसके बाद जान लीजिए कि इसने सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाना शुरू कर दिया और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया है। इसे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या कि रायतू बंधु योजना निम्न में से किस राज्य की योजना हो जाएगा? तो जगह तेलंगाना राज्य का। देखिए, किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाना और उन्हें दोबारा कर्ज के जाल में नहीं फंसने देना रायतू बंधु योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रस्तावित है। यह कृषि और बागवानी फसलों को निवेश सहायता प्रदान करता है। यह रुपये का अनुदान कर देता है। बीज जैसे इनपुट के खरीद के लिए प्रत्येक सीजन में प्रति किसान 5,000 रुपये प्रति एकड़ है। कृषि निवेश सहायता योजना यानी कि रायतू बंधु किसानों के लिए पहली नगद हस्तांतरण योजना है जो कि 2018-19 में तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। रायतू बंधु का जो शाब्दिक अर्थ है वो है किसान का मित्र। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या है कि मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे पहला होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले अंडा आएगा, ठीक है, उसके बाद लार्वा, उसके बाद यहाँ पे प्यूपा होगा, उसके बाद पे इमागो। इमागो का मतलब क्या होता है? वयस्क होता है। देखिए, मच्छर अपने जीवन चक्र में 4 अलग अलग चरणों से गुजरता है। जैसे पहला चक्र होता है अंडा का, उसके बाद होता है लार्वा का, उसके बाद प्यूपा का, उसके बाद आता है वयस्क का, ठीक है। इनमें से प्रत्येक चरण को उसकी विशेष उपस्थिति में आसानी से पहचाना जा सकता है। उसके बाद जान लीजिए कि जीवन चक्र में सामान्यतः 2 सप्ताह का समय लगता है, लेकिन परिस्थितियों के आधार पर यह 4 दिन से पहले 1 महीने तक भी हो सकता है। अंडों को एक एक करके या फिर एक दूसरे से जोड़कर राफ्टा बनाया जाता है। वे पानी के बाहरी भाग पर लटके हुए रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कहा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 ये किस वर्ष को जोड़ा गया था? तो ये 1954 ईस्वी को ऐड किया गया था। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 ये एक ऐसा अनुच्छेद था जो जम्मू और कश्मीर राज्य के विधायिका को राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। इसे राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया था। संविधान जो कि जम्मू और कश्मीर पर लागू आदेश 1954
1954 अनुच्छेद 370 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि जम्मू और कश्मीर राज्य ने इन विशेष अधिकारों को परिभाषित करते हुए भूमि और अचल संपत्ति खरीदने की क्षमता, मतदान करने और चुनाव लड़ने की क्षमता, सरकारी रोजगार की तलाश और उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे अन्य राज्य लाभों का लाभ उठाने की क्षमता को शामिल किया है। राज्य के अस्थायी निवासी यहाँ तक कि भारतीय नागरिक भी इन विशेष अधिकारों के हकदार नहीं थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे कहा कि चंद्रयान प्रथम के प्रक्षेपण के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जी माधवन नायर थे। देखिए, जी माधवन नायर एक भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष हैं। वह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सचिव थे। वह अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और एंट्रिक्स कॉरपोरेशन बेंगलोर के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1943 को कुलशेखरम में हुआ था। जब चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया था तब जी माधवन नायर इसरो के अध्यक्ष भी थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम था? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये जो है स्टॉकहोम सम्मेलन। देखिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन एक वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना है। पर्यावरण को लगातार जैविक प्रदूषकों के प्रभाव से बचाने के लिए यह कन्वेंशन 17 मई 2004 को लागू हुआ। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 में 5 से 16 जून तक स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। उसके बाद जान लीजिए कि मुख्य उद्देश्य जो है वो मानव पर्यावरण की रक्षा और सुधार और इसके प्रभाव को रोकने के लिए प्रोत्साहित करने और दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए एक व्यावहारिक साधन के रूप में कार्य करना था। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे कहा कि कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का सही वर्णन यहाँ पे करता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी को, यह लगाई गई पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलें उगाने की प्रणाली है, यही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, टांगिया एक ऐसा प्रणाली होता है जिसके तहत ग्रामीणों और कभी कभी वन वृक्षारोपण श्रमिकों को वन वृक्षारोपण स्थापना के शुरुआती चरणों के दौरान कृषि फसलों की खेती करने का अधिकार दिया जाता है। खेती को अक्सर तब तक जारी रखने की अनुमति दी जाती है जब तक कि छतरी बंद होने के कारण पेड़ फसलों को छाया ना दे दे। टोंगिया एक बर्मी शब्द है जिसे 1850 के दशक में बर्मा में गढ़ा गया था। भारत में टोंगिया प्रणाली की जो शुरुआत है वो 1890 में बेंडिस द्वारा किया गया था और पहला टंगिया बगान 1896 में उत्तरी बंगाल में लगाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे क्या है कि पुरानी किताबों में कागज के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसे क्या कहते हैं? इसे फॉक्सिंग कहते हैं, फॉक्सिंग। देखिए, फॉक्सिंग कागज में फफूंदी और धातु दोनों के संदूषकों का परिणाम है। फॉक्सिंग कागज पर भूरा, पीला या फिर लाल दाग के रूप में दिखाई देता है, अक्सर मकड़ी के धब्बे या फिर धब्बों के रूप में। फॉक्सिंग उम्र से संबंधित गिरावट की एक प्रक्रिया है जो किताब, डाकघर, टिकट, पुराने कागजी नोट और प्रमाण पत्र जैसे पुराने कागजी दस्तावेजों पर धब्बे और भूरेपन का कारण बनती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या है कि रबिया उद दुर्रानी के नाम से भी किसे जाना जाता था? तो ये किसे जाना था? तो यहाँ पे देखिए दिलदास बानो बेगम को। देखिए, दिलदास बानो बेगम छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की पहली पत्नी और मुख्य पत्नी थी। उन्हें उनकी मरणोपरांत उपाधि रबिया उद दुर्रानी से भी जाना जाता है। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा जो कि ताजमहल से काफ़ी मिलता जुलता है को उनके पति ने उनके अंतिम विश्राम स्थल के रूप में बनवाया था। उनका जन्म जो है वो 1622 में दौलताबाद की केसापुरी टांड में हुआ था और उसकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1657 को औरंगाबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या हॉट मेल को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो ये क्या किया गया था? ये किया गया था कब? देखिए, कब लॉन्च किया गया था? ये 1996 ईस्वी को लॉन्च किया गया था हॉट। देखिए, हॉट मेल बड़े अक्षर में HTML के प्रति श्रद्धांजलि है। 1995 में जैक स्मिथ और सबीर भाटिया के द्वारा शुरू की गई एक मुफ्त ऑनलाइन ईमेल सेवा था। बाद में दिसंबर 1997 में इसे माइक्रोसॉफ्ट ने अधिकृत कर लिया था। 2001 तक हॉटमेल के 100 मिलियन से भी अधिक उपयोगकर्ता हो गए थे और यह सर्वाधिक लोकप्रिय वेब मेल सेवाओं में से एक बन गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कहा कि पूना पैक्ट का जो संबंध है निम्न में से किससे था? तो ये देखिए, ये दलित वर्ग के लिए चुनावी सीट आरक्षित करना, यही हो जाएगा। देखिए, पूना पैक्ट 1932 में ब्रिटिश भारत के विधायिका में दलित वर्ग और उच्च जाति के हिंदू नेताओं की ओर से दलितों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण पर महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता था। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कहा कि 32 बिट रजिस्टर के द्वारा कितने अभिन्न मान संग्रहित किए जा सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 पर पावर यहाँ पे कितना 32 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देखिए, दिया गया है यहाँ पे 32 बिट रजिस्टर। प्रयुक्त अवधारणा जान लीजिए कि बिट्स की संख्या में संग्रहित मानों की संख्या, यहाँ की क्या होता है? फॉर्मूला 2n होता है। जहाँ पे बिट्स की संख्या यहाँ पे कितना n का मान 32 दे दिया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 32 बिट रजिस्टर के द्वारा संग्रहित की जा सकने वाले मानों की संख्या कितना? 2 पर पावर 32 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या कि गदाधर चट्टोपाध्याय का नाम था, तो देखिए क्या नाम था यहाँ पे, रामकृष्ण परमहंस ये हो जाएगा। देखिए रामकृष्ण का जो जन्म है वो 18 फरवरी 1836 को गदाधर चट्टोपाध्याय के रूप में हुआ था। उनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता का नाम चंद्रमणि देवी है। वह बंगाल प्रेसिडेंसी के हुगली जिले के कामारपुकुर गांव के ब्राह्मण परिवार में से हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या कि भारत के पूर्वी तट पर किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो ये जगह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देखिए जलोढ़ मिट्टी सतही जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। वे आमतौर पर नदियों, बांध के मैदान और डेल्टाओं के किनारे पाई जाते हैं। तटीय क्षेत्रों की जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। इस अंतिम श्रेणी की मिट्टी अधिक बाढ़ के परिणामस्वरूप त्रिकोण पंखे के रूप में फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या कि बारी दोआब निम्न के बीच का क्षेत्र है, तो देखिए व्यास नदी और रावी नदी के बीच का क्षेत्र हो जाएगा। देखिए व्यास भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में एक नदी किनारे बसा शहर है। व्यास जो है वो व्यास नदी के किनारे बसा है। रावी नदी का पानी सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्र तल से 4062 मीटर की ऊंचाई पर पीर पंजाल पर्वतमाला के दक्षिणी छोर पर रावी के उद्गम के निकट व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे क्या IIT गांधीनगर के छात्रों ने निम्न का उपयोग करके दुनिया का सबसे पतला पदार्थ बनाया है, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम डाइबोराइड हो जाएगा। देखिए मैग्नीशियम डाइबोराइड सूत्र क्या होता है, Mgb2 वाले अकार्बनिक रसायन को मैग्नीशियम डाइबोराइड कहा जाता है। यह जल में अघुलनशील गहरे भूरे रंग का ठोस पदार्थ होता है। 29 के पर यौगिक की अतिचालक बनने की क्षमता के कारण इसने रुचि पैदा करके रखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या कि रिंग वॉर्म मान की दाद एक प्रकार का रोग है, तो ये हो जाएगा ये कवक जनित रोग हो जाएगा। कवक जनित संक्रमण किसी को भी प्रभावित कर सकता है और शरीर के कई हिस्सों पर दिखाई दे सकता है। एथलीट फुट से पीड़ित एक एथलीट, नासूर घावों से पीड़ित एक बच्चा और योनि में खमीर संक्रमण से पीड़ित एक महिला इसके कुछ उदाहरण है। कवक सूक्ष्म जीव है। इसकी कोशिका भित्ति में काइटिन नामक पदार्थ पाया जाता है। कुछ मशरूम कई प्रकार के मशरूम की तरह खाने योग्य होते हैं। अन्य प्रकार के कवक जैसे कि एस्पेरिगलस हो जाएगा बेहद खतरनाक हो सकता है और जीवन घातक बीमारियों के कारण भी बन सकता है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।